हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हमारे कल रह गए थे। आपको समझ आ रहा है? आप अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करते रहिए, ठीक है। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, उसकी मेन जो टॉपिक रह गई थी फीचर्स और इम्पोर्टेंस। कल हमने जितना किया एक बार जल्दी से हम क्विकली देखें। हमने किया कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किया, फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है और मैं हमेशा लिखवाती थी पहले कि अगर पूरी बुक में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिखने हों, सिर्फ 10 क्वेश्चंस, आप पूरी बुक छोड़ना चाहो, सिर्फ पास ही होना है किसी को, 10 क्वेश्चन अगर किसी को करने हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसको याद करना चाहिए वो यही है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए मैंने कल बुक कराकर और कुछ नहीं कराया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उसको डिटेल से करो और ये आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा। आप पिछले सालों के एग्जाम पेपर उठाकर देखोगे, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चाहे ये आपके 6 मार्क्स में आया है या 5 मार्क्स में आया है, नॉर्मली ये 5 और 6 मार्क्स में ही आता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को हमने प्रूव किया एट द लेवल ऑफ, ठीक है, मैनेजमेंट। वो तीनों लेवल पर ज़रूरी है और इन ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ और मैं कहूँगी, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होती है। बच्चों को ये लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। आप जब तक प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए ये चीज़ सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना कि कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब तक सिर्फ प्लानिंग की डेफिनेशन लिखने के आपको कोऑर्डिनेशन में पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करिए कि आपका कंटेंट क्वेश्चंस जो है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। चलिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल से है, ये है फीचर्स हम करने वाले हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक हमारा टॉपिक रहेगा और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, पहले तो हम ये याद कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर टोटल 6 फीचर्स हैं, ठीक है। कितने फीचर हैं? 6 फीचर्स हैं। इससे पहले देखो हमने कितने फीचर्स पढ़ चुके हैं अभी तक। इससे पहले हम फीचर्स जो पढ़ चुके हैं वो मैनेजमेंट की पढ़ चुके हो। कितनी फीचर्स पढ़ी थी? 7 फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट की आती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट की फीचर्स के बाद फिर हमने यहाँ पर जो फीचर्स पढ़ी वो हमने साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी पढ़ी, वो सारी चीज़ें 3 थी, प्रोफेशन की 5 आई थी। आज जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ये कितनी आ रही हैं? टोटल 6 फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन की। इसको आप यहाँ से याद कर लेना, कोऑर्डिनेशन है ये, इसको ऐसे कर, कोऑर्डिनेशन की 6 फीचर हैं। तो सी और ओ को मर्ज कर दो, 6 आपका आ रहा है। आपको ये याद भी होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जब केस आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को आप मेमोराइज ना करो। मैंने पहले भी बोला था और बार बार बोलना चाहिए, मुझे लगती है चीज़ कि मेमोराइज जब तक हम चीज़ों को नहीं करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बढ़िया रिजल्ट में नहीं दे पाती हैं। कोऑर्डिनेशन के अगर 6 फीचर्स हैं तो मैं इसको 2-2 के सेट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो 2 काम अलग रख लेते हैं, 2 अलग हैं, टोटल 6 हैं हमारे। 2-2 के सेट पर हम याद करते हैं इसको। देखिए, कोऑर्डिनेशन को आप यूँ समझिए, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से याद करते हैं। कोऑर्डिनेशन आप कोई जो है, मेरी कोई ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये एक कार ले लेते हैं, ठीक है। आपकी कार है, आप कहीं जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और वो रास्ते में कहीं ख़राब हो गई और आपके सिवाय, ठीक है, उसमें 4 फ्रेंड्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, और वहाँ पर आपकी कार जो है ख़राब हो गई। वहाँ पर उस पर्सन ने कहा कि इसको जो है उतर के आपको अभी इसको थोड़ी देर धक्का लगाना पड़ेगा, तब तक सर्विस स्टेशन नहीं आ जाता, थोड़ी वो हेल्प हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई। अब यहाँ पर ये चारों बंदे नीचे उतरते हैं, एक ड्राइवर सीट पर है और बाकी चारों उतरते हैं, लेकिन वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में खड़े होते हैं और उस गाड़ी को पुश करना शुरू करते हैं। क्या ये काम बनेगा? चारों एफर्ट्स लगा रहे हैं हम, चारों एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या ये गाड़ी मूव करेगी? चारों अपनी अपनी डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, ये यहाँ से पुश कर रहे हैं, क्या ये गाड़ी मूव करेगी? नहीं करेगी। यानी कि चारों के जो एफर्ट्स हैं उनके अंदर हमने क्या नहीं किया, उनको हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं दी, एक ही डायरेक्शन तो दी नहीं। अब अगर ये चारों आकर गाड़ी की बैक सीट से यहाँ पर पुश करें, ठीक है, यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने कहा पुश करो, एक बार कहने के बाद ये पुश करता है, फिर दूसरी बार ये कर रहा है, तीसरी बार, मतलब जब ये कर रहा है तो ये तीनों खड़े हैं, फिर थक जाता है, नहीं हिल रही एक से, फिर दूसरे ने किया, फिर भी कुछ काम नहीं बना, फिर बाकी खड़े हो जाता है, तीसरे ने किया, फोर्थ ने,
बात ये हुई कि चारों ने अलग अलग एफर्ट्स किए, क्या ये गाड़ी मूव करेगी? नहीं करेगी नॉर्मली, है ना। तो वो सिचुएशन ही यहाँ पर है। कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करेगी? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, हमारे पास भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं, और ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो अपने एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लगाएं, और ये जिम्मेदारी आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, उन एफर्ट्स को जोड़ा और फिर उनको एक ही दिशा में लगाया, तो ये चीज़ है। तो कोऑर्डिनेशन की पहली फीचर्स है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ होती है कि हमारी सबसे पहली चीज़ करते हैं, तो यहाँ पर है ग्रुप एफर्ट्स जो है उनको इंटीग्रेट करने की, टोटल करने की, एक ही साथ लेकर आने का जो काम करता है वो कोऑर्डिनेशन है। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स, चीज़ों को जोड़ देती है ना। सीमेंट का एग्जांपल दिया, थ्रेड का एग्जांपल दिया, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अगर हम एक एक करके एफर्ट्स लगाते रहेंगे, हमने अपना पूरा 100% दिया, सबने अपना 100% दिया, फिर भी हम रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट को कंपनी के लेवल पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जिन जिन का जो रोल है सब एक साथ एफर्ट लगाएंगे, तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो काम करेंगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन हमारे लिए यही काम करता है, एक साथ सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है। दूसरी चीज़, उनको एक ही डायरेक्शन देना, इंश्योर्स यूनिटी इन डायरेक्शन, कि आपके एफर्ट्स तो आप कर रहे हो लेकिन और एक साथ भी कर रहे हो, लेकिन अगर एफर्ट्स की डायरेक्शन अलग अलग हैं, कोई किसी दिशा में मेहनत कर रहा है, कोई किसी दिशा में मेहनत कर रहा है, तभी भी उसके ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं इंश्योर कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक जिम्मेदारी ये लेता है, इट इंश्योर्स। तो सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस याद करके उसमें बोल रहे थे मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट के दो ही काम करे थे, इट्स क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट और इट, ठीक है, क्रिएट्स डायनेमिक और रिड्यूसेस वेस्टेज, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, वो पॉइंट था। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के पर डायरेक्ट जिम्मेदारी है। कोऑर्डिनेशन क्या करती है कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से मैनेजर इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंश्योर करता है यूनिटी इन एक्शन। ये इसकी जो है फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। दो फीचर्स मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में से हैं, ये तो आप याद कर ही लीजिए। ये दो कॉमन फीचर्स हैं, एक तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक बार माला बन गई, अच्छे से बन गई, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें से धागा निकाल दें, क्या उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी? एक बार कहीं हो गई सारे अरेंज, एक बार आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, दीवार बनाई, घर बनाया, उसमें से अगर पूरी सीमेंट को हटा दें, क्या एक बार तो सेट हो गया सब कुछ अपनी जगह पर, क्या बाइंडिंग फोर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है? नहीं होती है। बाइंडिंग फोर्स आप देखो सबसे ज़्यादा ऐड जो है ईंटों की नहीं आती, सीमेंट्स की आती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंड रखने वाली चीज़ अगर गलत है ना, तो फिर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करने पड़ेंगे, चीज़ें अपनी जगह से मूव करेंगी, चीज़ें अपने आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी। यू हैव टू डू दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली, बाइंड रखने की, चीज़ों में हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की, बैलेंसिंग करने की प्रोसेस कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा ये दो कॉमन हैं, ये हमेशा हर एक चीज़ में आई रही हैं। और एक है परवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। देखिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, आप अगर किसी मंदिर में गए हो कितनी बड़ी पूजा के टाइम पर, आपने वहाँ पर भी भीड़ देखी होगी, उसको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। मंदिरों में भी चलता है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी प्रॉपर इस्टेब्लिश होता है कि यहाँ आपको डॉक्टर्स की जो है आपको स्लिप मिलेगी, यहाँ पर जाना है, टेस्टिंग के टाइम इस तरह इस टाइम पर रहेंगे, वहाँ पर भी अलग अलग लोगों के कामों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग, इवन हमने तो कार का एग्जाम्पल लिया, हमें वहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोगों के एफर्ट लगे हुए थे, उनको भी रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन की एक ही चीज़ रहेगी, तो हमने टोटल 6 फीचर याद करनी थी। 2 फीचर हमारी कौन सी हुई कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देती है, दूसरी चीज़ क्या हुई, उनको एक ही डायरेक्शन दे देती है। दो हमने करनी है कॉमन, कॉन्टिन्यूस और परवेसिव, कि लगातार चलनी है, और परवेसिव। लास्ट की 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट प्रोसेस है, या यूं कह लीजिए स्पॉन्टेनियसली नहीं स्टेब्लिश होती है। आपको बहुत एफर्ट लगाकर मैनेजर्स जो हैं उनको प्रॉपरली थिंकिंग के साथ सोच समझकर एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है। थिंग्स विल नॉट कोऑर्डिनेट देयर सेल्फ, वो चीज़ें अपने आप नहीं करती। और चीज़ों में यहाँ पर मैं ह्यूमन बीइंग को भी काउंट अगर करूँ, ह्यूमन फोर्स भी खुद से कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेंगे। आप ये सोचिए एग्ज़ाम चल रहे हैं कहीं पर, है ना, बच्चों को आपने सेटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली जो है बिठा दिया, एग्ज़ाम्स दे दिए और एग्ज़ाम शुरू करा दिया। उसके बाद जो सुपरवाइज़र है, जो है एग्जामिनर है, जो वो बाहर चला जाए, एग्ज़ाम सुपरवाइज़र, क्या वो बच्चे उसके बाद भी उतनी शांति से बैठकर अपना काम करते रहेंगे? अगर करते रहेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छे बच्चे रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं करेंगे। वहाँ पर इसीलिए कहा कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं होता, उसको मैनेजमेंट अपने एफर्ट्स से इस्टेब्लिश करवाती है। डेलिब्रेटली, जानबूझकर कराना होता है। आप मान लीजिए किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, और नॉर्मली आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का एग्जांपल ले लीजिए। एक टीचर आकर कहती है कि हमारा सेक्शन तो बहुत ख़राब है, जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पर जो चीज़ें हैं वेल कोऑर्डिनेटेड चलती रहती हैं। टीचर जो काम दे रही हैं वो बच्चे कर भी ला रहे हैं, अच्छी तरीके से सुना भी देते हैं, टेस्ट में भी स्कोर। मेरे को आपने जो सेक्शन दिया है वो तो बहुत नालायक है, वो पढ़ते भी नहीं हैं, काम भी नहीं पूरा करके लेकर आते हैं, और उनका बिहेवियर भी प्रॉपर नहीं है, तो उनकी मैनर्स में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल के लेवल पर बंदा बैठा हुआ है ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप दूसरे सेक्शन की अच्छाई या अपने सेक्शन की बुराई नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं अपनी कमी गिनवा रहे हो। अगर दूसरा टीचर वो सब कर पा रहा है, इसका मतलब है उसने डेलिब्रेटली, जानबूझकर, सोच समझकर प्रॉपरली अपने एफर्ट्स लगाए हैं। चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं होती हैं, दे नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड। डेलिब्रेट प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन अपने आप से नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका इतनी एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम कहें किसी के घर गए, आपका घर तो बहुत वेल मैनेज है, चीज़ें सब कुछ ढक रहे, अरे चीज़ें थोड़ी जाकर बैठ गई थी अपनी जगह पर, किसी ने तो डेलिब्रेटली एफर्ट किए हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, बैलेंस, हार्मनी अगर कहीं है तो किसी ने बहुत जानबूझकर, बहुत मेहनत से एफर्ट लगाए हैं, तब वो चीज़ें पॉसिबल हुई। तो कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी फीचर ये है, अपने आप से नहीं होगी, इसको हमें करना पड़ेगा सोच समझकर। तो सोच समझकर, जानबूझकर, विलिंगली करने जाने वाली प्रोसेस है, डेलिब्रेट प्रोसेस है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिकली प्रोसेस, नहीं है ये ऑटोमेटिक। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो हमारी रहेगी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। देखिए काम तो हमें पता ही है, वर्कर्स कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की है। आप जो है क्लास के सामने से गुजरे प्रिंसिपल के तौर पर, और 3 क्लासेस में बहुत शोर होता है, बाकी सब स्कूल में नहीं है, किसी 1, 2, 3 क्लास में बहुत ज़्यादा शोर है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब बच्चे ही ऐसे हैं, ये इसलिए नहीं बैठ रहे। क्या वहाँ पर एक सही प्रिंसिपल होगा या मैनेजर होगा, बच्चों को डांटेगा ही नहीं, वो उनसे प्यार से बात कर आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर वो टीचर जो हैं उनकी कमियाँ सामने आ गई। अगर वो ये कहें मैं क्या करूँ, बच्चे नहीं बैठ रहे, मैं क्या करूँ, यही तो आपको क्लियर नहीं था, तभी तो बच्चे शोर कर रहे थे, तभी तो चीज़ें वेल मैनेज नहीं थी। अगर आपने उनको प्रॉपर तरीके से काम दिया होता, वो अपना काम कर रहे होते, तो इस तरीके की मिसमैनेजमेंट नहीं दिखाई दी होती ना। तो कोऑर्डिनेशन में एक बड़ी चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है जो चीटिंग करना शुरू कर दिए एग्ज़ाम में, उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चुपचाप क्यों नहीं बैठे, ये जिम्मेदारी जो भी उनको मैनेज कर रहा है उनकी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमेशा ये किसकी रहेगी, मैनेजर की। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आप कभी भी अपने वर्कर से नहीं जो है उनको ब्लेम करोगे कि आपने अपना काम टाइम से क्यों नहीं शुरू किया, आपने बीच में बात करना क्यों शुरू कर दिया, आपने ये वेस्ट क्यों कर दिया एफर्ट्स को या रिसोर्सेज को। ये सब मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की। मैनेजर जिसमें रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, ठीक है ना, वो नहीं कि आप एक्टिव मेंबर हो एज एन मैनेजर, तो सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आनी है। और यही काम मैनेजर काम नहीं करता है, मैनेजर काम की जिम्मेदारी लेता है, और वही काम जो है वो कोऑर्डिनेशन में भी आता है। तो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी जो रहेगी वो मैनेजर की रहेगी। तो ये हमारी 6 फीचर्स जो है वो कोऑर्डिनेशन की हो जाती हैं कि 6 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन कौन सी हैं। मैंने कहा इसको 6 फीचर्स को 2-2 के सेट में याद करिए। जब ये कहा जाए कि कौन सी 2 कॉमन है, कॉन्टिन्यूअस और परवेसिव,
लगातार चलना है और सब जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ कही कि पहले जो है मैनेजर्स की वाली कौन सी थी कि मैनेजर को डेलिबरेटली करना पड़ेगा एंड इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली। एक है हमने याद करी यूनिटी ऑफ एक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, ये हमारी हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक है, आपको समझ आ रही होगी, है ना। साथ साथ में इसके अंदर जब भी है, देखिए आप जब भी थ्योरीज में करते हो पॉइंट्स में है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स बोल देते हैं, कितने सारे पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी हमेशा यही बात बोलती हूँ, सेम प्रॉब्लम सेम आंसर आ जाता है कि प्रॉब्लम तो सभी बता रहे होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा ये प्रॉब्लम सबको आती रही हैं कि मैनेजमेंट की इतनी फीचर्स, इतनी इसके इंपॉर्टेंस, इतने इसके, ये हमसे याद नहीं होता, समझ तो आ जाता है, लिखना नहीं आता। देखिए लिखना नहीं आता तो लिखना सीखिए। आपको प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली तो उस प्रॉब्लम पर रुक क्यों रहे हो? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने एक स्टेज कवर करी है, पर उस पर रुकिए मत। नहीं लिखना आ रहा तो ये समझिए कि लिखना क्यों नहीं आ रहा आपको, कीवर्ड्स भूल जाते हैं। जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मार्क दोस वर्ड्स, उन वर्ड को मार्क करिए। कोई स्टोरी वीव करिए, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने कैसे याद किया, आपको सिर्फ अपने आप को एक टास्क देनी है कि मुझे इस चीज़ को याद भी करना है, पूरी तरीके से समझ लिया मैंने और मुझे अब याद करना है, मुझे लिख कर भी देखना है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक बार प्रैक्टिस कर जो है आपने शुरू करी, आप आगे चलते जाएंगे, आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगे। और वही बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, इतने सारे। अगर वो प्रॉब्लम पर ही रह गए होते ना कि याद नहीं होती, ऐसा कोई एक्सेप्शनल बच्चा मैंने नहीं देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हर साल 100 आउट ऑफ 100 आते देखे, और मैंने उन बच्चों में सिर्फ एक ही चीज़ देखी, प्रॉब्लम उनको भी वहीं आई, पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक जाते हैं। वो प्रॉब्लम को रोक कर ये नहीं दे देते अपने आप को एक्सक्यूज़ कि हमें प्रॉब्लम मिल गई, हमसे तो होता ही नहीं है। पेरेंट्स को भी ये कह देते हैं, कई तो पेरेंट्स ऑन करके बोल रहे होते हैं, साइड ले लेते हैं, वो भी क्या करें कि नहीं समझ में आता हमारे बच्चों को, या इससे थ्योरी याद नहीं होती, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। थ्योरी याद नहीं होती है तो आपने अपने आप को एक्सक्यूज़ दे दिया। आप अपने आप को इतना छोटा मत रखिए कि कोई चीज़ आपसे बड़ी हो जाए। आपसे नहीं हो रही, फाइंड द वे कि कैसे करनी है, आपकी जिम्मेदारी है ये। तो यहाँ पर है कि इसमें सिर्फ आपको ये याद रखने का भी आपको अपनी ट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं, और अपने इंटरेस्टिंग, जितना आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं अपनी थ्योरी, और इनको मत थ्योरी की तरह याद करिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करिए। कि कोऑर्डिनेशन आपने नहीं देखा क्या? आपके घर में जब सिंक्रोनाइजेशन से चीज़ें घर में रखी गई ना, वो भी कोऑर्डिनेशन ही है। चीज़ें जब भी बैलेंस, इतने सारे लोगों के बीच में आपने शादी के, बर्थडे के, पार्टीज़ के, इतनी सारी पार्टीज़ देखी, अलग अलग लोगों ने जहाँ पर काम किया, वहाँ पर उनके काम में कोऑर्डिनेशन तो बैठाना ही रहता है। एक छोटा सा डिफरेंस आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मैंने एक बुक में एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, वही शेयर कर रही हूँ। देखिए एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के अंदर जो फादर हैं, वो फादर साहब जो आते हैं वो बाहर से अपने लिए ट्राउज़र लेकर आते हैं, और वो लाकर कहते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको सुबह जाकर टेलर जो पास नहीं है उससे इसको 2 इंच जो है अल्टर करवाना ना। बेटी भी है, बेटा भी है, वाइफ भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो ऑफिस चले जाते हैं, वाइफ ने अपना सारा काम समेटा और वो जाकर काम समेट कर निपटाने के बाद वो जाकर टेलर को देकर उसको ठीक करा लाती हैं। फिर बेटा आता है कॉलेज से, वो कहता है अरे पापा ने काम कहा था, वो भी अपना जाकर उसको वो भी ठीक करा लाता है। फिर बेटी आती हैं ऑफिस से, बेटी भी शाम आते ही पहले कहते हैं पापा आकर पूछेंगे, वो भी जाकर ये काम करा लाती हैं। अब क्या हुआ, तो काम खराब हो गया। 2 इंच कराने के लिए कहते 6 गए, एक एग्जाम्पल है, रियल में तो पता नहीं क्या ही हुआ होगा, तो 6 इंच गए। अब यहाँ पर इन 3 लोगों ने जो किया वो था कॉपरेशन। वो क्या है? कॉपरेशन। और जो नहीं इनके बीच में हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हुए, वो कोऑर्डिनेशन। क्योंकि सबको सबकी चीज़ें क्लियर ही नहीं थी, किसी को ये क्लियर ही नहीं था कि कौन इसको ठीक करा कर लाएगा, और अगर वो नहीं करा पाया तो फिर कौन करेगा। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो कॉपरेशन था, नॉट कोऑर्डिनेशन नहीं था। स्टूडेंट से रिलेटेड ही एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कई बार एक दूसरे को चीटिंग कराई होगी, है ना? अगर आप अच्छे फ्रेंड्स रहे हो तो यही निशानियाँ होती हैं फ्रेंड्स की। आपने चीटिंग कराई, और मान लीजिए सेम टाइम पर जब आप दूसरे को चिट पास कर रहे थे, पेपर पास कर रहे थे, या दिखाई रहे थे उसको, सेम टाइम पर टीचर देख लेता है, या आपको इशारा करते हुए देख लेता है, बताते हुए देख लेता है। देखिए आप कोऑपरेट तो कर ही रहे थे, और कई बार आप सामने वाले का ज़्यादा ही नुकसान करा देते हो इस सब चीज़ों में। आपने कोऑपरेट किया लेकिन कोऑर्डिनेट आप नहीं कर पाए कि जिस टाइम पर वो आपको बताना चाहिए था, या टाइम उससे थोड़ा सा जब टीचर ने देखा वो गलत चला गया। चीज़ें वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं तो बच्चे बड़े स्मार्टली चीटिंग कर भी लेते हैं, लेकिन कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं।
कॉपरेशन यहाँ पर है, अगर आप लोगों ने मूवी का एग्जांपल दे, चक दे मूवी में जो लास्ट में वो मैच चल रहा होता है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर दो फ्रंट लाइन पे जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर दिए, रिजल्ट नहीं आएंगे। इन द सेम मैनर कोऑपरेशन हो लेकिन कोऑर्डिनेशन ना हो तो सारे एफर्ट्स वेस्टफुल होंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑपरेशन के बिना नहीं कामयाब होता है, लेकिन कोऑपरेशन की भी कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन नहीं है, तभी भी चीज़ें इतनी फ्री फ्लो नहीं चलती हैं। कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बड़ी कंसेप्ट है क्योंकि इसमें कोऑपरेशन के साथ साथ मैनेजमेंट भी लग जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो आज का लास्ट हम वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस इसकी थोड़ी सी अलग तरीके से डिफाइन करी गई है कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस जितनी आज है उतनी क्या हमेशा से रही है? नहीं रही है। आपको अगर पता हो, मैंने कहा, मैंने कोऑर्डिनेशन को रिलेट करा आपके घरों में लगने वाले सीमेंट से। क्या ये बाइंडिंग फोर्स इतनी इंपॉर्टेंट रही है? चलो आप में से पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी है, वृंदावन गए होंगे तो ज़रूर देखी होंगी। वहाँ की दीवारों में जो पुराने टाइम की बनी हुई है, आज भी मिट्टी जो है उससे ईंटों को जोड़ा गया है। चिनाई बोल देते हैं जिसको, वो मिट्टी से उन्होंने ईंटों को जोड़ा हुआ है। आज के दिन तो सीमेंट लग रही है। बहुत सारी जगह पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पर सीमेंट के साथ साथ दीवारों में सरिया भी डलना शुरू हो गया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, बाइंडिंग फोर्स की बात होती है। पहले जो बाइंडिंग फोर्स थी वो मिट्टी से दीवारें बन रही है, मतलब ईंटों को मिट्टी से जोड़ा जा रहा था। आज के दिन सीमेंट, और सीमेंट भी और ब्रांडेड जो अपने आप को एवन बताती है कि इसमें जंग नहीं लगता, ये नहीं होता। तो वो चीज़ें हैं, बाइंडिंग फोर्स की ताकत बढ़ती गई है ना। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक छोटी सी माला हल्के से फूलों की बनानी है, कमज़ोर सा धागा भी चल जाएगा। आपको बहुत भारी माला बनानी है, सीधी बात है, थ्रेड की क्वालिटी, ठीक है, और लेंथ, दोनों चीज़ें अच्छी जाएंगी। और ज़्यादा वेट वाला मटेरियल फूलों की नहीं बना ले आप, कुछ बीड्स की या कुछ और हैवी मेटल्स की जो है चीज़ें वो उसमें ऐड करके उसको गार्लैंड में मतलब माला में बना रहे हो, तो उसके लिए आपके वो थ्रेड की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया जाने देगी। मेटल भी यूज़ होती है, मेटल की वायर भी यूज़ होती है। तो वो जो चीज़ें चलती हैं वो बता रही हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस कैसे कैसे बढ़ती है। वही चीज़ हम यहाँ पर करना है। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस किन चीज़ों ने बढ़ाई, हम इसको उस तरीके से आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन कैसे इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंट बढ़ी साइज से, ग्रोथ इन साइज कि जैसे जैसे हमने कहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम सोल ट्रेड के लेवल पे थे, हम सारा काम अकेले ही कर रहे थे। जब हमें पता है कि आज हमारी उसके साथ मीटिंग है तो किसी दूसरी जगह हम अपना टाइम नहीं फिक्स कर रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन में हमारी मेहनत ही नहीं, एक ही व्यक्ति है, अगर एक ही व्यक्ति को काम करना है इंडिविजुअल को, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही एक फूल को पकड़ना था तो क्या ही आप धागा बना रहे हो, दो को पकड़ना था तो छोटा सा धागा लगा और उसको मजबूत होना भी कोई ज़रूरी नहीं था। सेम साइज बढ़ता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे वैसे बहुत सारे एफर्ट्स रिसोर्सेज ऐड होते चले जाएंगे और कोऑर्डिनेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतनी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर, या हम इसके अंदर कहेंगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अलग अलग तरीके के फंक्शन हो रहे हैं। देखिए, अगर एक ही तरीके का फंक्शन हो रहा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, और ट्रेडिंग में आपने सिर्फ चीज़ें खरीद कर बेचनी है, भी वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिंग आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर है सिंपल सा, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सोचिए कि बहुत सारी चीज़ों की सेलिंग परचेजिंग होती है, वहाँ पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, डिविजन्स हो गए, सेक्शंस हो गए, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर फंक्शंस ज़्यादा होंगे तभी भी कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर वन टाइप ऑफ फंक्शन है, सिर्फ चीज़ें खरीद कर बेची जा रही हैं, तभी भी हमारा कोऑर्डिनेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी उन सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की प्रॉब्लम। स्पेशलाइजेशन में सिंपल है कि जितनी तरीके की एक्टिविटीज़ हमारी जा रही होंगी, हर एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही तरीके के, स्पेशलिस्ट मतलब क्या, हर एक अपने अपने वर्क के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है, बाकी सब कामों पर नहीं कर रहा है। तो हर एक के वर्क प्रॉपर तरीके से चलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि उन सब के बीच में और ओवरऑल फंक्शंस जो है उसमें भी कोऑर्डिनेशन रहे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट होने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक बस इतना ही।
ओवरऑल। ठीक है, रिवाइज करिए। थैंक यू।